नमस्कार, मैं हूं आलोक कुमार और अभी मैं मौजूद हूं लक्ष्मी नगर में। लक्ष्मी नगर का यह कौन सा जगह है और जिनसे हम बात करने जा रहे हैं उनका नाम हम खुद उन्हीं से पूछते हैं। और स्वागत है सर, क्या बोलेंगे आप? पहले अपना नाम बताएं और ये जो जगह है इसके बारे में बताएं। नमस्कार जी, मेरा नाम विमल कुमार सक्सेना है और मैं संस्थापक तथा राष्ट्रीय संयोजक हूँ ऑल इंडिया पार्टीलेस डेमोक्रेसी संगठन दिल्ली का। और ये क्षेत्र जो है पूर्वी दिल्ली का शकरपुर क्षेत्र है जो लक्ष्मी नगर मेट्रो स्टेशन के समीप है। पार्टीलेस डेमोक्रेसी ये क्या है? कुछ समझ में नहीं आ पाता है, किस तरीके का क्या इसका कॉन्सेप्ट है, कुछ बताएं मेरे को। जी, हम पार्टीलेस डेमोक्रेसी का इसलिए कह रहे हैं कि पिछले 75 सालों से इस देश की जनता ने पार्टियों के अंतर्गत, पार्टियों के शासन के तहत, है ना, सारी अपना जीवन यापन किया है। तो कहीं ना कहीं समस्याएं बहुत हो गई, जन समस्याएं बहुत हैं और कहीं ना कहीं उनके समाधान भी होने चाहिए थे। इतने साल बाद, आजादी के इतने साल बाद अगर समाधान नहीं मिले जनता को तो नेचुरली कि ये राजनेता और राजनीतिक पार्टियां इसकी दोषी हैं, क्योंकि केंद्र में और राज्यों में अधिकतर इन पार्टियों की सरकारें होती हैं। तो हमारा ये मानना है कि अगर ये ऐसा नहीं कर पाए तो ये सारी वजह जो जन समस्याएं पैदा हुई इन्हीं राजनीतिक पार्टियों और राजनेताओं के कारण पैदा हुई हैं। इसके लिए हमने सोचा कि ऐसा संगठन बनाया जाए जो जिसकी कार्यशैली इन पार्टियों से हटकर हो। ना तो शीर्ष नेता हो, ना पद की हायरार्की हो, ना छोटा बड़ा हो और ना ही कोई पैसे का चलन हो। अर्थात फंड के नाम से जो पैसा दिया जाता है, पार्टी फंड के नाम से, हम उसको किसी तरह ये करें कि वो पैसा ना देन लेन हो, क्योंकि वो गलत पैसा होता है और गलत तरीकों से भी आता है। कैसे बता सकते हैं कि गलत होता है? मेरा ये कहना है कि बड़े बड़े लोग, ऐसी कई पार्टियां, कैसे संगठन निकल के आ रहे हैं जो सिर्फ कागजों पर हैं और वो दान चंदा इन पार्टियों को देते हैं। जैसे आपके सामने भी आया इलेक्टोरल बॉन्ड का किस्सा कि इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू काफी चंदा आया, मगर जब सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से पूछा कि भाई ये इलेक्टोरल बॉन्ड किस किस के हैं, कौन कौन सी पार्टियों ने लिए हैं और कहां से ये चंदा आया, तो उन्होंने कहा हमारे पास तो रिकॉर्ड नहीं है। तब उन्होंने पार्टी से पूछा, पार्टियों ने भी हाथ खड़े कर दिए। तो बड़ा क्लियर है, इतना बड़ा चंदा अगर आया और स्टेट बैंक से वो इलेक्टोरल बॉन्ड जारी किए गए तो क्यों नहीं उसका रिकॉर्ड अवेलेबल हो रहा? तो ये कहीं ना कहीं चिंता का सबब है कि भाई फिर भ्रष्टाचार कैसे मिटेगा। हम हमारे दर्शकों को ये भी बताना चाहेंगे कि हम ये जो कुछ भी बातें कर रहे हैं, पार्टीलेस डेमोक्रेसी के बारे में जो बातें कर रहे हैं, इसको आप जनता में पहुंचाने का क्या माध्यम चुने हैं? कैसे पहुंचा पाते हैं जनता के बीच? जनता में हम तरह तरह की सभाएं करते हैं। अभी हम पदयात्रा करने जा रहे हैं, जंतर मंतर पे हम प्रोग्राम करते हैं और अलग अलग राज्यों में हम जन जागरण कर रहे हैं। हम चाहते हैं, हमारा पहला उद्देश्य मानवीय परिवर्तन, जनता अपने मन से तो साफ हो। दूसरा है फिर जन जागरण। तीसरा है फिर उम्मीदवार का चुनाव। फिर है कि अच्छे उम्मीदवारों को चुन करके संसद और विधानसभा में संवैधानिक संस्थाओं में भेजना। फिर उनकी वहां पर कार्यशैली क्या होनी चाहिए। तो क्या चाहते हैं? जो पार्टीलेस डेमोक्रेसी की आप बात कर रहे हैं, पार्टी नहीं होनी चाहिए? पार्टी में हम ये नहीं कहते कि पार्टी नहीं होनी चाहिए, पार्टी में भी अच्छे लोग हैं, काबिल लोग हैं, है ना। तो पार्टी होनी चाहिए, मगर उनकी जो कार्यशैली है वो उस तरह की नहीं मिल पाई जो जन समस्याओं का समाधान कर सके। ठीक है, कुछ जन समस्याओं का समाधान हुआ भी, ऐसा नहीं कि बिल्कुल कुछ नहीं हुआ, इनमें अच्छे लोग हैं, उन्होंने किया भी है, लेकिन क्या सारी जन समस्याओं का समाधान हो गया? नहीं हुआ। इतने साल बाद भी अगर हम विकसित राष्ट्र नहीं बन पाए तो कब जाके बनेंगे? तो मोटे तौर पे आप ये बताना चाहते हैं कि पार्टी होनी चाहिए, लेकिन जो पार्टीलेस डेमोक्रेसी की आप बात कर रहे हैं, यहाँ पे ये आ रहा है कि जो डेमोक्रेसी होनी चाहिए, जो आम जनता की जो समझ होनी चाहिए, वो पार्टी से ऊपर उठ के होनी चाहिए। बिल्कुल, आपने सही पहचाना कि पार्टीलेस से कदापि हमारा मतलब नहीं हम किसी राजनेता या राजनीतिक पार्टी के खिलाफ है, हम उनकी सिर्फ कार्यशैली के खिलाफ है। हम ये चाहते हैं कि जन सुनवाई होनी चाहिए पार्टियों में, वहां डेमोक्रेसी मेंटेन की जाए। हमने कहा था प्रजातंत्र, लोकतंत्र, लोगों का कहाँ है? तंत्र तो है मगर लोग नहीं है उसमें। उसमें सिर्फ गिने चुने शीर्ष नेता हैं। अब कोई सी पार्टी उठा के देख लीजिए, शीर्ष नेता उस पर अपना होल्ड जमाए हुए हैं। होल्ड जमाए हुए हैं तो आम जो नेता चुन के जाते हैं, हमें हमसे संविधान ने कहा था जनप्रतिनिधि चुनिए। तो कोई ना कोई नेता तो होगा ही ना, वहां पे तो होगा ही, कोई ना कोई नेता शीर्ष पे तो होगा ही। नहीं, बात शीर्ष नेता की नहीं है। अभी भी आप जाएंगे तो संसद में किस तरह से निर्णय होते हैं, संसद में वोटिंग होती है, लेकिन उस वोटिंग के लिए व्हिप जारी किया जाता है। मौजूदा जो संवैधानिक व्यवस्था है, इस व्यवस्था के तहत एक देखा जा रहा है कि जैसे एक चाय वाले अभी जो है देश के प्रधानमंत्री के पद पे हैं, यानी एक चाय वाला भी जो है प्रधानमंत्री बन सकता है। तो ऐसी व्यवस्था है देश में, तो फिर आप इसे क्यों नहीं समझने की कोशिश? जी बिल्कुल सही है, ये हमारे लिए गर्व की बात है कि एक चाय वाला प्रधानमंत्री पद तक पहुंच गया।
तो ये एक बहुत अच्छी बात है। ये दूसरे देशों के लिए भी प्रेरणा से होता है कि एक चाय वाला प्रधानमंत्री का हमारा देश में ऐसी व्यवस्था थी कि वो प्रधानमंत्री बन सका। इतने बड़े लोकतंत्र को चलाना, दुनिया का हर एक छठा व्यक्ति भारतीय है और कोई एक चाय वाला भी जो है वहां पे पहुंच जा रहा है, तो कहीं ना कहीं हमारे संविधान की खूबियों के बारे में अगर कुछ बताना हो तो आप क्या बताना चाहेंगे? जी बिल्कुल, ये बहुत अच्छी खूबी है कि इस तरह से लोग चुनकर के अच्छे अच्छे लोग जाते हैं। और ऐसा नहीं है कि नेता सारे ही खराब थे अब तक, ऐसा नहीं है। लेकिन क्या जन समस्याएं खत्म हुई? अगर ये देश आज की डेट में 80 करोड़ लोगों का पेट भर रहा है और सरकार को देना पड़ रहा है अनाज, तो हमने 75 सालों में क्या क्या मतलब अर्जित किया अभी? और अगले 5 साल तक का वायदा किया जा रहा है कि अगले 5 साल तक और लोगों को अनाज बटेगा। तो इसका मतलब गरीबी खत्म ही नहीं होगी अगले 5 साल तक, भुखमरी खत्म नहीं होगी, यानी कि और लोग बढ़ेंगे। नहीं, ये भी देखना है कि भारत के पास संसाधन का अभाव है। लगभग हम क्षेत्रफल की बात करें तो दुनिया का लगभग 2% क्षेत्रफल हमारा हो जाता है। आबादी की बात करें तो दुनिया का 16-17% जो है हमारी आबादी है। दुनिया का हर एक छठा व्यक्ति भारतीय है। तो आप इसे क्यों नहीं मानते कि जो हमारा संविधान है उसके तहत कहीं ना कहीं उन लोगों को भी जो भूखमरी के कगार पे थे, उन्हें जो है मुफ्त हम भोजन पहुंचा रहे हैं या कुछ ना कुछ ऐसा किया जा रहा है कि कम से कम वो जो है जीवित रहें और ये सब व्यवस्था जो भी है वो आगे उनके लिए कहीं ना कहीं सहायक हो। इसके लिए भी हम देख रहे हैं कुछ ना कुछ काम हो रहे हैं। नहीं सर, मैं इस बात के लिए बिल्कुल भी आपका पक्षधर नहीं हूं कि ये हमारा देश तो संसाधन संपन्न देश है। ये पहला एक ऐसा देश है जहां पर नदियां भी हैं, ऊंचे ऊंचे पहाड़ भी हैं, छोटे मोटे पहाड़ नहीं है, बड़े ऊंचे बर्फानी पहाड़ हैं जिनसे नदियां बहती हैं। नदियों आप में जैसे पत्थर की बात करें, कोई पहाड़ भी होता है, आज के समय में वो सब संसाधन के रूप में आते हैं। उन्हें पीसकर सीमेंट बनाया जाता है, उनके द्वारा वो सबको संसाधन के रूप में। लेकिन हम क्षेत्रफल के बारे में अगर बात करें तो क्षेत्रफल की हम बात करते हैं, दुनिया के क्षेत्रफल के हिसाब से केवल 2% है, लेकिन जो आबादी है वो 16-17% हो जा रही है। तो सारा समस्या तो यहाँ है। तो इसके लिए आप क्या बताना? इस बात में हमें चीन से सीख लेनी चाहिए। चीन ने उस आबादी को असेट माना, हम उसको असेट नहीं मान रहे हैं। क्या हम उसका फिर सही ढंग से उपयोग नहीं कर पा रहे उस आबादी का? नहीं, चीन ने जनसंख्या नियंत्रण के लिए भी उपाय किया, आज जो है वो उसे नियंत्रित कर ली, उसके बाद वो एसेट मान रही है। चलिए, अभी जो है एक व्यवस्था तो कायम की। हमारे देश में आज भी जो जनसंख्या नियंत्रण के लिए जो जरूरी उपाय होने चाहिए कहीं ना कहीं है, कुछ ना कुछ वो जो है उसका दर जो है कम हो रहा है, लेकिन फिर भी जितनी आवश्यकता है उसके मुकाबले नहीं हो पा रही है। तो इसके लिए आप जनता को क्या जागरूक कर? सर, आप ये समझिए कि जितना बजट रिलीज होता है, क्या वो बजट आम जनता की पहुंच तक, लास्ट आदमी तक पहुंच पाता है? एक हमारे प्रधानमंत्री ने बात कहा था कि अगर अगर 1 रुपया रिलीज होता है तो 10 पैसे जनता के आखिरी आदमी तक पहुंच पाते हैं। तो जितना आप पहुंच पाता है, तो क्या उतना पहुंचना चाहिए था? क्या हमें नहीं मानना चाहिए कि बीच में पैसा कहाँ गया? आज तो हम चीजें देख रहे हैं जो अकाउंट है उनमें ट्रांसफर किया जा रहा है। तो सुधार तो हुए हैं। तब की हम बात करें तब कंप्यूटर भी बहुत कम हुआ करते, कंप्यूटर थी नहीं। उसके बाद जो है जिन प्रधानमंत्री ने, राजीव गांधी ने ये बात बोली थी, उसके बाद धीरे धीरे कंप्यूटर का आना शुरू हुआ और अभी जो है हम टेक्नोलॉजी के हिसाब से भी कहीं ना कहीं आगे बढ़ रहे हैं। अब जो है सीधे लोगों के अकाउंट में जो है वो पैसे जा रहे हैं। बात ये नहीं है, बात ये है कि अकाउंट में पैसे चले गए तो पैसे मैं खा थोड़ी सकता हूँ। मेरे को उसके लिए संसाधन चाहिए, मुझे रोजगार बीच में ये जो परसेंटेज जो मारा जाता था, जो 85% या 85, वो तो नहीं हो रहा है ना। 15% जो पहुंच पाते थे अब 100 में 100 जा रहे हैं, जितने हैं वो सीधे पहुंच रहे हैं। नहीं, तो आपका क्या कहना है कि जितना बजट रिलीज होता है वो कृषि पे, मतलब देश की रक्षा पे, साइंस विज्ञान टेक्नोलॉजी पे क्या खर्च ना किया जाए और सारा अकाउंट में भेज दिया जाए? क्या ये तो हो रहे हैं? वो सब भी हमें नहीं सर, वो भी उसी के माध्यम से। हमें दिक्कत जहां आ रही है वो ये आ रही है कि अगर एक बजट सैंक्शन होता है तो क्यों नहीं हम अपनी उत्पादकता बढ़ाते उस बजट से? हम क्यों नहीं रोजगार बढ़ाते उस बजट से? हम एक आदमी को पैसा खर्च करने के लिए क्यों दिए दे रहे हैं? क्या देश में संसाधन नहीं बढ़ने चाहिए? क्या देश में मतलब जो है रोजगार के साधन नहीं बढ़ने चाहिए? आप इनके द्वारा ये जो बुक है, अलग अलग टाइप के ये बुक दिख रहे हैं, पतले हैं, मोटे हैं, यहाँ पे जो लिखा गया है जनता राजा, पार्टीलेस डेमोक्रेसी की ओर बढ़ते कदम, यहाँ पार्टीलेस डेमोक्रेसी और जनता राजा, इस तरीके से इसके द्वारा आप जनता को क्या समझा रहे हैं? जी, जनता राजा के लिए हमने एक बुक है जो अमेजोन पे चल रही है हमारी, तो इस अमेजोन की बुक में हमने ये माना है, आप भी कह रहे थे इस बात को कि, और दुनिया मानती है कि कहीं ना कहीं जनता की भी खामियां हैं, जनता को जागरूक होना पड़ेगा। जनता भी, क्योंकि उसके पास संसाधनों की कमी है, तो अभी उसी हाल में है जिस हाल में आज से 20-25 साल 30 साल पहले थी।
तो अगर उसके हालात नहीं सुधरते, भी मैं आपको बता रहा था कि भाई 80 करोड़ जनता को अगर भुखमरी का शिकार है और हम अनाज दे रहे हैं, तो फिर हमने करा क्या अब तक? कितना देश तरह, और अगले 5 साल की गारंटी और दे रहे हैं कि अगले 5 साल तक अनाज देते रहेंगे। तो क्या हम 80 करोड़ की जनता में से कुछ करोड़ भी क्या भुखमरी रेखा से ऊपर नहीं निकाल सकते? हमारा प्रयास होगा कि हम आगे जो है ये जो भी थीम है इसके ऊपर और गहन बात करें, क्योंकि एक वीडियो के माध्यम से जनता को सब कुछ बता पाना ये संभव नहीं है। और जहां तक मैं इन किताबों को पढ़ रहा था, इनके बारे में जो कुछ भी समझ रहा था, तो मुझे लगा इसमें काफी आपने रिसर्च किए हैं, आपने जो भी काम किए हैं, इसे जो है हम टॉपिक वाइज चाहेंगे कि हमारे दर्शक अलग अलग एपिसोड के द्वारा जो है वो इन सभी बातों को समझ पाएं। और फिर कभी मौका होगा हम आएंगे और आपसे बात करेंगे। और आज आपने जो कुछ भी बताया, हमारे दर्शकों को जो कुछ भी अगर समझ आए, आपके मन में कोई सवाल आ रहा है, तो आप कमेंट कर जरूर पूछें। और अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को आप लाइक भी करें। अंत में हमारे दर्शकों को क्या बताना चाहेंगे इस अपने संस्था के माध्यम से? अब मैं ये कहना चाहता हूं, आप अपने वोट की कीमत को पहचानिए और जो उम्मीदवार आपके पास आए उनसे पार्टी को देख करके द्वेष मत कीजिए, उनके सिंबल को देख के द्वेष मत कीजिए। आप ये सोचिए कि राष्ट्र हित में किस तरह से काम आ सकता है और नारा दीजिए कि हमें शपथ पत्र दो, जो आप हमसे वायदे कर रहे हैं उसका लिखित शपथ पत्र दो, स्टाम्प पेपर पर दो और हमारा वोट लो। तो जब शपथ पत्र देंगे और वोट लेंगे तब ये काम होगा। दूसरा मैं ये कहना चाहूंगा, आप ना पक्ष बने न विपक्ष बने, राष्ट्र हित में जनहित में आप निष्पक्ष बने। तीसरी बात, न दान चंदा लें न दान चंदा दें। अगर किसी की कुछ सहायता करनी है तो आप उसे फिजिकल रूप में सहायता करें, उसको संसाधन उपलब्ध कराएं, पैसा ना दें। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप देखते रहिए राष्ट्रहित कदम। जय